आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अग्रिम, आधी रात को कहाँ जा रहा है यार? प्रबोध ने अपने दोस्त से पूछा। यार लैब में एक नई बॉडी आई है, उसी का मुआयना करने जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कितने दिन पहले मरा, किस वजह से मरा। यार कल तो डिसेक्शन के वक्त सर सब कुछ बताएंगे ही, तू क्यों अपनी रात मुर्दों के संग बिताने जा रहा है? प्रबोध बोला। यार मैं पहले से ही अपनी अटकलें लगा लेना चाहता हूँ कि कल जितना सही हूँ उतना अच्छा लगे, फिर डिसेक्शन के वक्त और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अग्रिम बोला। यार तेरे अंदर ना पढ़ाई का भूत सवार है भाई, इतनी जिज्ञासा क्यों रहती है तुझे सब कुछ जल्दी जल्दी जानने की? वो मुर्दा है भाई, क्या करेगा वहाँ जाकर? तू क्यों अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करता रहता है? तुझे नहीं सोना तो मत सो, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। इस पर अग्रिम बोला। तू सो जाना, मैं कहाँ रोकता हूँ तुझे। पता नहीं कैसा मेडिकल स्टूडेंट है, डरपोक कहीं का। हाँ भाई मैं डरपोक हूँ, तू जा और मुझे सोने दे, लेकिन कुछ हुआ तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने नहीं रोका था। हाँ हाँ जा सो जा चुप करके, मैं लैब होकर आता हूँ। अग्रिम बोला। भाई आ जाना, क्योंकि वो मुर्दा है जिससे तू मिलने जा रहा है, पता है ना? कितनी बार बोलेगा कि मुर्दा है? पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ, पहले भी जा चुका हूँ। ठीक है जा, 2 घंटे का अलार्म लगा कर रखता हूँ, 2 घंटे में नहीं आया तो सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे कैसे जाएगा तुझे पता है ना, हॉस्टल से लैब की दूरी बहुत ज़्यादा है। पीयून की साइकिल का जुगाड़ कर लिया है और उसी से चाबी भी ले ली है लैब की। यार तू इतना गिर सकता है एक मुर्दे से मिलने के लिए? मैं ये सोच भी नहीं सकता। अब तू मरना ही चाहता है तो मैं क्या करूं, जा। रात का अंधेरा। अग्रिम ने लैब के बाहर साइकिल खड़ी की, टॉर्च जलाई और अपना डिसेक्शन बॉक्स लिया और टॉर्च जलाकर लैब का दरवाज़ा खोलकर ताला दरवाजे पर अटका दिया। फिर लैब की लाइट का स्विच ऑन किया, दरवाज़ा बंद किया। डेड बॉडी के पास पहुंचा। डेड बॉडी सफ़ेद कपड़े में ढकी हुई थी। उसे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन उसने बॉडी के चेहरे पर से कपड़े को हटाया तो चेहरा एकदम जला हुआ था, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। जली हुई डेड बॉडी देखकर उसका मन खराब हो गया, इसलिए उसने लैब से जाने का सोचा, क्योंकि पहले कभी ऐसे गैस का विच्छेदन उसने नहीं किया था। उसने अपना डिसेक्शन बॉक्स और टॉर्च उठाया और जैसे ही उसने लैब की लाइट का स्विच ऑफ किया, किसी की आवाज़ आई। रुको, मत जाओ मुझे छोड़कर। अब तो अंधेरे में अग्रिम के डर के मारे रूह कांप गई। उसने डरते डरते पूछा, कौन है भाई? मैं वही हूँ जिसका तुम मुआयना करने आए थे। मतलब लाश? अग्रिम ने डरते डरते पूछा। हाँ मैं वही हूँ। तुम तो मरे हुए हो, तुम बोल कैसे सकते हो? अग्रिम ने पूछा। मेरी रूह भटक रही है, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरी रूह ऐसे ही भटकती रहेगी। वो डेड बॉडी बोली। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अग्रिम ने पूछा। मैं गुमनाम हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पहचान दुनिया के सामने लाओ। वो डेड बॉडी बोली। लेकिन कैसे? अग्रिम ने पूछा। आगे उस डेड बॉडी ने कहा, मैं डॉक्टर रामवचन शुक्ल हूँ। मैं सालों पहले जुलानजी का प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, जिनके बहुत नोट्स तैयार कर रखे थे। अपने प्रयोगों के शौक को जारी रखते हुए मैंने अपने घर के नीचे खुफिया प्रयोगशाला बनवाई, जहाँ से मैं दिन रात कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता था। इस वजह से मेरी पत्नी ने भी मुझसे दूरियां बना ली, क्योंकि मैं उसे समय नहीं दे पाता था। बाद में पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली है। मेरी इन्हीं प्रयोगों ने धीरे धीरे मुझे सबसे दूर कर दिया। न मेरा कोई रिश्तेदार रहा और ना ही कोई दोस्त। सच कहूँ तो मुझे भी अब किसी की कमी नहीं खलती थी। मैं अपनी प्रयोगशाला में प्रयोगों के साथ मस्त रहता था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए,
सालों बीतते गए। मैंने इतने प्रयोग किए जिनकी कोई गिनती नहीं। अब जाकर मुझे लगने लगा कि इन प्रयोगों को मैं दुनिया वालों को दिखाकर शोहरत हासिल कर सकूं। इतने सालों में मैंने जो गुमनामी की जिंदगी बिताई थी उससे मैं तंग आ चुका था। मैं अपने सब प्रयोग जब रात जागीर करने ही वाला था तो उसके 1-2 दिन पहले मैं रसोई में कॉफ़ी बनाकर गैस बंद करना भूल गया। जब दोबारा कॉफ़ी बनाने लैंप से ऊपर बने रसोई घर में गया तो आग जलते ही धमाका हो गया और मैं जलकर मर गया। लेकिन मेरी रूह को मुक्ति नहीं मिली। जब तक मेरे प्रयोग जग जाहिर नहीं हो जाते मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी लाश को भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि बहुत समय पहले ही मैंने अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट करने वाले पेपर पर साइन करके डोनेट कर दिया था। मेरे मरने की सूचना मेरे पड़ोसियों ने पुलिस को पहुंचा दी और मेरी लाश को यहाँ ले जाया गया। आज तुम में भी मुझे अपने जैसी ही जिज्ञासा दिखी, इसलिए तुमसे अपनी बात कहने का मन हो आया। अगर तुम मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया के सामने ले आओ तो बहुत एहसान होगा। आगे उस लाश ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर का पता और वो जगह बता देता हूँ जहाँ तुम्हें वो सब मिल जाएगा। इतना सुनकर अग्रीम बोला, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस काम के लिए आपने मुझे चुना। मैं ज़रूर आपका काम करूँगा। ये सुनकर वो रूह बोली, मैं अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहूँगा। जिस दिन तुम मेरा काम कर दोगे उस दिन सच में मैं चला जाऊँगा। और उसने अपना पता ठिकाना बता दिया और तभी अग्रीम की आँख खुल गई। वो शायद कोई सपना देख रहा था, लेकिन दूसरे दिन जब वो लैब पहुंचा तो सच में वहाँ डिसेक्शन के लिए एक जली हुई लाश आई थी और हूबहू वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। वो पुलिस स्टेशन गया, उसने सारी बात बताई। सब उस पते पर पहुंचे और सच में वहाँ घर के नीचे एक प्रयोगशाला थी और वहाँ नोट्स ही नोट्स भरे हुए थे। अग्रीम ने प्रोफेसर राम बच्चन के नोट्स और प्रयोगों को जग जाहिर करवाया और उन्हें गुमनाम होने से बचा लिया। उनकी लाश की डिसेक्शन करने के बाद अग्रीम ने उनका अंतिम संस्कार भी करवाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ओ भाई साहब, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? कंडक्टर की ये आवाज़ सुनकर मैं नींद से जागा। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए बस से नीचे उतरा और दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:47 पर यहाँ से खुलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट पहले से ही ले लिया था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों को खाली पाकर मैं घबरा गया, कहीं मेरी ट्रेन चली तो नहीं गई। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर आराम से बैठा हुआ था। मैं चलकर उन सज्जन के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये 9:15 बजे वाली ट्रेन निकल गई क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं, ट्रेन लेट चल रही है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उन्हीं सज्जन के बगल में बेंच पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, ऊपर से दिसंबर के महीने की ठंड, जिसमें अमूमन सारे इंसान कांप जाते हैं। मैं भी कांप रहा था, मगर मेरे बगल में बैठे वो सज्जन, उनको तो जैसे इस ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। उनके बदन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई मफलर। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं और वो सज्जन एक ही बोगी में चढ़े। बोगी एकदम खाली थी,
सिवाय हम दोनों के उस पूरी बोगी में और कोई नहीं था। खैर मैं एक सीट पर बैठा तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर वो सज्जन बैठे जिनके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सफर। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। हालांकि ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरी हुई थीं, मगर बावजूद इसके ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। तभी मैंने कांपते कांपते उन सज्जन से कहा, भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ठंड नहीं तो? ठंड का मौसम आ गया क्या? जिस पर मैंने कहा, क्या भाई साहब, मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, आप रोज इस ट्रेन से ही आना जाना करते हैं क्या? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं ऐसे ही। पर आपको डर नहीं लगता? इस पर उन सज्जन ने कहा, डर अब नहीं लगता, मगर उस रात लगा था। इस पर मैंने बोला, किस रात, बताइए ना जरा। इस पर उन सज्जन ने बताना शुरू कर दिया। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं इधर काम पर आया करता था और इसी ट्रेन से वापस घर लौटता था। उन दिनों भी मौसम ठंड का ही चल रहा था। एक रात मैं इसी ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन एकदम खाली थी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। हालांकि उस ट्रेन से मेरा रोज का आना जाना था, मगर पता नहीं क्यों उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। खैर थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी, मगर ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वो ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई शहरी इलाका, बल्कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। एक तो घना जंगल, उस पर बोगी में खुद को अकेले पाकर मैं थोड़ा घबराने लगा था। खैर बैठे बैठे अब मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी, इसलिए मैं अपनी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और वहां से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। मगर बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। काले अंधेरे के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं दरवाजे पर से हटकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये आदमी आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है, और अगर ये यहाँ से ही चढ़ा है तो फिर इसके चढ़ने की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई? जहन में उमड़ते इन सवालों को लेकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मैं अभी भी उस आदमी को ही देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर उस काले रंग के शॉल से ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि तभी वो शॉल वाला आदमी थोड़ा सा हिला और शॉल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने सामने वाली खिड़की को खोल दिया, जिससे ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बर्फ फेंक कर मार रहा हो। तभी मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, खिड़की बंद करिए, हवा आ रही है। मगर इस बार ना तो उस आदमी ने खिड़की बंद किया और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है या फिर ये कोई पागल वागल होगा, इसलिए मैंने बात को ना बढ़ाते हुए खुद ही खिड़की बंद कर लिया। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह
बस सीट पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। खिड़की बंद करके आराम से बैठे हुए अभी मुझे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी शॉल वाले आदमी ने फिर से खिड़की खोल दिया। उस आदमी को फिर से खिड़की खोलता देख मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? मना कर रहा हूँ बार बार खिड़की मत खोलो, समझ नहीं आ रहा? मगर फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तिलमिलाकर अभी मैं खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे जमीन पर अपने जूतों के नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने नजर घुमाकर नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि मेरे जूतों के नीचे गीली सी वो चीज खून थी और वो खून उस आदमी के शॉल से होकर जमीन पर टपक रहा था। मैं ठिठक कर अपनी सीट पर से नीचे जा गिरा। तभी वो आदमी अचानक ही अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और अपना शॉल हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसके शॉल हटाते ही जो देखने को मिला वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर गायब थे और वहीं से खून बह रहा था। वो आदमी हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराहट के मारे बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। इतना बोलकर वो सज्जन चुप हो गए, जिस पर मैंने कहा, वाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप ट्रेन से कूदने के बाद भी बच गए। इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई साहब, चलती ट्रेन से कूदने के बाद कोई नहीं बच पाता। इतना बोलकर वो सज्जन अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर जाकर वो सज्जन एक दफा मेरी ओर पलटे तो उनका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उनका चेहरा पूरा कटा फटा था और उनकी एक आंख गायब थी। मैं समझ गया कि ये सज्जन कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत है। तभी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से वो सज्जन ट्रेन से नीचे कूद गए। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपना होश खोने लगा था, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर जब मेरा स्टेशन आया तो मैं ट्रेन से उतर गया, मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर उस रात वो सब क्या था। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रात वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।